तो जो हमारा जो नेक्स्ट टाइप का जो हमारा ये कर्व हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको ओजाई भी बोलते हैं, ये हमारा दो टाइप का होता है। पहला लेस देन ओजाई और एक मोर देन ओजाई। और ये जहाँ पे दोनों मीट करते हैं, जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे, वो जो x की वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन की वैल्यू होती है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करके देख लेते हैं कैसे ओजाइव क्रिएट किया जाता है या ड्रॉ किया जाता है। देखिए हमारे पेपर में आएगा नहीं, सिर्फ अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एक ओजाइव बना हुआ आ सकता है, इस टाइप से कुछ आपके सामने हो सकता है और उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है कि ये जो इंक्रीजिंग टाइप वाला है ये कौन से वाला है, लेस देन ओजाइव है या मोर देन ओजाइव है। ये जो डिक्रीजिंग वाला जो ओजाइव है ये ग्रेटर देन वाला ओजाइव है या लेस देन वाला ओजाइव है। ये जो दोनों मीट करेंगे, इधर वाली वैल्यू मीडियन होगी या इधर वाली वैल्यू मीडियन होगी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन हो सकता है, हमें क्वेश्चन में ये जैसे ये चीज़ गिवन है कि यहाँ पे हमारे क्लास इंटरवल्स क्या हैं, 1 से 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 एंड 51 to 60। और इनकी सबकी फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 3, 8, 12, 14, 10 और 6। ठीक है चलिए, अच्छा कुछ आप ये सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि इसमें कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस बनाई जा सकती हैं कैसे, 0.5 से लेके 10.5, और इसको क्या कर सकते हैं 10.5 से लेके 20.5 लिख सकते हैं। इसको इस क्लास को कैसे लिख सकते हैं 20.5 से लेके 30.5 तक लिख सकते हैं। और इस क्लास को हम कैसे लिख सकते हैं 30.5 से लेके 40.5 तक, और इस क्लास को 40.5 से लेके 50.5, और इस लास्ट क्लास को 50.5 से लेके 60.5 तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये हमारी जो क्लासेस हैं 0.5 से लेके 10.5 तक, तो इनकी जो लोअर लिमिट है, ये वाली जो इनकी लोअर लिमिट है, इनको हम प्लॉट कर लेंगे अपने एक्स एक्सिस पे। तो हमने इनको प्लॉट कर लिया अपने एक्स एक्सिस पे। कैसे, ये 0.5, ये नेक्स्ट क्लास का लोअर पॉइंट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इस तरीके से हमने इनको सबको प्लॉट कर लिया। ठीक है चलिए, अब हम एक टेबल तैयार करते हैं फ्रीक्वेंसी की नहीं बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। उसमें हम क्या क्या प्लॉट करने वाले हैं। देखिए, पहले आप जो इंटरवल्स हैं उनकी जगह इस तरीके से लिखिए, लेस देन 11, लेस देन 21, लेस देन 31, लेस देन 41, लेस देन 51 एंड लेस देन 61। लेस देन 11 में आप यहाँ से देखिए कौन कौन से किस किस को इंक्लूड करेंगे। लेस देन 11 में जो है आप सिर्फ इसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 11 से कम सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे आप कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। लेस देन 21 में किस किस को इंक्लूड करेंगे, इसको भी इंक्लूड करेंगे और इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो लेस देन 21 में कितनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी या कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 11। लेस देन 31 में ये 12 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 23 बन जाएगा। ठीक है, फिर उसमें ये वाला 14 ऐड कर देंगे, तो फिर लेस देन 41 में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 37। 37 में 10 ऐड कर देंगे तो 47, और फाइनली 47 में 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 53। ये जो हमारी टेबल तैयार हुई है ये कौन से टाइप की टेबल है, लेस देन टाइप वाले ओजाइव के लिए टेबल हमने तैयार कर ली है। अब फर्स्ट क्लास 0.5, इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आप यहाँ पे 3 जहाँ पे भी आएगा, ठीक है, थोड़ी सी नीचे यहाँ पे 3 जो है उसको मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास का लोअर पॉइंट लीजिए। देखो हमने हर क्लास का लोअर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमने हर क्लास का लोअर पॉइंट लिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आई है, 11 आई है। उस 11 को आप इसके यहाँ पे मार्क कर दीजिए। फिर 23 को यहाँ पे मार्क कर दीजिए, 20.5 को 23 हमारा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 37 को 30.5 के ऊपर मार्क कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 37। ठीक है, फिर 47 को 40.5 के ऊपर मार्क कर दीजिए यहाँ पे, और 50.5 के ऊपर हम मार्क कर देंगे 53 को। ठीक है, अब इन सभी को ज्वाइन करा देते हैं, और ये जो हमारा इंक्रीजिंग टाइप का जो ओजाई बना है ये कौन से टाइप का ओजाई बना है, लेस देन टाइप वाले का। यहाँ पे भी मैंने आपको यही सब बातें बताई थी कि
ये जो इंक्रीजिंग टाइप का होगा ये किस टाइप का होगा, लेस देन टाइप का होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज ही करती जाएंगी। सबसे पहले आप जो फ्रीक्वेंसी लेंगे वो कितनी लेंगे, 3 लेंगे, फिर उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी लेंगे उन इन दोनों को मिला के लेंगे 11 लेंगे, फिर इन तीनों को मिला के 12 लेंगे। तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज़ करती जाएगी और इंक्रीज़ करती जाएगी, तो यानी कि आपका जो ग्राफ है ओजाइव है वो इंक्रीज़ यानी कि उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। और इसी तरीके से आप ये मोर देन ओजाइव वाला जो है इसको एक बार ड्रॉ करके देखेंगे और इसका मैं एक आइडिया सा दे देता हूँ। ये कुछ ऐसे डिक्रीज़ होता हुआ आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप इसमें कर लीजिए, मैं जैसे हिंट दे देता हूँ। मोर देन 0 में आप क्या लिखेंगे, इन सभी को इंक्लूड करके लिख देंगे, हमारा ये 53 आएगा। फिर मोर देन 10 में इन सब को इंक्लूड करके लिख देंगे 50 आएगा। फिर इन सब को इंक्लूड करके यहाँ पे 42 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो दोनों मीट करेंगे ये हमारी वैल्यू क्या है, मीडियन है। ओके, अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके 3 टाइप होते हैं। वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है वो 3 अलग अलग टाइप के पैटर्न बना सकती है। सबसे पहला जो पैटर्न है वो कौन सा है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम किसको लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे किसको लेते हैं, हम अपने क्लासेस को लेते हैं, क्लास इंटरवल्स को लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करती है, धीरे धीरे इंक्रीज़ करती है, और फिर उसी पैटर्न में जिस स्पीड से इंक्रीज़ कर रही थी एग्जैक्टली उसी स्पीड से वो जो है डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है। ऐसा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व बनेगा, उस टाइप के डाटा को, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि ये हमारी क्लास है, ठीक है, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। लेट्स से हमारी क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, और 40 से 50। इसकी फ्रीक्वेंसी लेट्स से 10 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 13 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 16 है, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी 13 है, और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10। यहाँ पे देखिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी है धीरे धीरे कितनी की स्पीड से बढ़ रही थी, 3 की स्पीड से। फिर टॉप पे पहुँच के वापस से उसने डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया, और ठीक उसी स्पीड से या उसी प्रोपोर्शन में उसने डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया है। तो इस टाइप का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा जो 2 टाइप के डाटा होते हैं वो कौन से होते हैं, जो एसिमेट्रिक, ठीक है, एसिमेट्रिक जो होते हैं। एसिमेट्रिक में हमारे पास 2 टाइप के डाटा आते हैं, एक लेफ्ट स्क्यू, ठीक है, एक लेफ्ट स्क्यू, और एक हमारा आता है राइट स्क्यू, ठीक है। लेफ्ट स्क्यू को हम कभी कभी नेगेटिव स्क्यू भी बोल देते हैं, और राइट स्क्यू को हम कभी कभी पॉजिटिव स्क्यू डाटा भी बोल देते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें कुछ इस तरीके से होगा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले थोड़े धीरे धीरे रेट से बढ़ रही थी। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही थी, फिर उसने एकदम से इंक्रीज़ किया, और फिर एकदम से ही बहुत कम क्लासेस में ही उसने एकदम से पूरा 0 पे पहुंच गई, ठीक है। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में एकदम से बहुत इंक्रीज़ किया, और फिर धीरे 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 जो है उसने डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया। तो सिमेट्रिक में क्या था, पहले जिस रेशो, जिस प्रोपोर्शन में या जिस स्पीड से उसने इंक्रीज़ किया उसी स्पीड में उसने डिक्रीज़ किया। इसमें क्या, पहले एकदम से फास्ट इंक्रीज़ हुआ, फिर धीरे धीरे जो है डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया, एकदम से फास्ट, और फिर धीरे 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 धीरे। और इसमें पहले धीरे 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 इंक्रीज़ किया और फिर जो है एकदम से डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। मैं इस टाइप के डाटा का फिर से एक एग्जांपल ले देता हूँ। जैसे कि हमारी फ्रीक्वेंसी ये है, मान लो कि ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 14, और ये हो गया फिर 20, और ये हो गया फिर 40, और फिर 50 से 60 एकदम से ये जो है 15 पे आ गया, ठीक है। तो इस टाइप का जो डाटा है वो एकदम से स्लो इंक्रीज़ करेगा और फिर से एकदम से डिक्रीज़ कर जाएगा,
ठीक है, ये जो टाइप का डाटा है कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि इस टाइप का डाटा बनेगा। ठीक है, तो देखिए हम इससे वो डाटा जो है कर्व नहीं बनवाने वाला है। अगेन पेपर में क्या हो सकता है, सिर्फ इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन हमें जो पता होनी चाहिए इनके लिए वो क्या है। सबसे पहली बात, ये जो सिमेट्रिक टाइप का डाटा है, अगर आपके पास जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का है, फ्रीक्वेंसी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू और मोड की वैल्यू, तीनों वैल्यू सेम रहने वाली हैं। ये जो पॉइंट रहने वाला है ना, यही तीनों वैल्यू, यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी, लेट्स से यहाँ पे x की वैल्यू 40 आ गई, तो मीन मीडियन मोड तीनों ही आपके क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं सिमेट्रिक डाटा में। अब आ जाते हैं नॉन सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक डाटा में। उसमें पहले आ जाता है हमारे पास कौन सा, लेफ्ट स्क्यू, या जिसको हम नेगेटिव स्क्यू भी बोल सकते हैं। देखिए लेफ्ट स्क्यू कैसे पहचानना है, जिस साइड ये ग्राफ धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है ना या डिक्रीज कर रहा है, जिस साइड ये ग्राफ ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये हमारा राइट हो गया और ये हमारा लेफ्ट हो गया। तो जिस साइड ग्राफ ज़्यादा फैला हुआ है वो लेफ्ट स्क्यू हो जाएगा या वो नेगेटिव स्क्यू हो जाएगा। इस डाटा में आप देखिए कि जो ये फैली हुई जो इसकी जो चीज़ है, ये जो ग्राफ फैला हुआ है वो कहाँ पे फैला हुआ है, राइट में, तो ये राइट स्क्यू या पॉजिटिव स्क्यू हो जाएगा। तो ग्राफ जिस साइड ज़्यादा फैला हुआ है उस साइड की तरफ वो स्क्यू करेगा। लेफ्ट स्क्यू तो राइट में लेफ्ट में जो है धीरे धीरे इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। राइट स्क्यू का मतलब क्या है, राइट में ग्राफ ज़्यादा फैला हुआ है। जैसे अगर मैं दो ग्राफ बना दूँ, एक ऐसा, ठीक है, और एक ऐसा, तो ये हमारा राइट स्क्यू हो जाएगा और ये हमारा लेफ़्ट स्क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ़्ट में ज़्यादा फैला हुआ है, ये राइट में ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, तो हम थे कि अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव स्क्यू में जो है मीन की वैल्यू ज़्यादा होगी या मीडियन की वैल्यू ज़्यादा होगी या मोड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे इधर बढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन है हमारा, मोड, फिर बीच में कौन है, मीडियन, और फिर सबसे कम कौन है, मीन। तो लेफ़्ट स्क्यू में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो मोड की रहेगी, बीच में कौन रहेगा, मीडियन रहेगा, ठीक है, और सबसे कम वैल्यू किसकी है, मीन की है। और अगर राइट स्क्यू में बात की जाए, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, मीन की है, बीच में हमेशा कौन रहेगा, बीच में हमेशा मीडियन रहेगा, और यहाँ पे कम वैल्यू किसकी है, मोड की है। भाई देखो, एक्स एक्सिस पे जितना आगे जाएंगे उतनी ही ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे आगे कौन है, मीन, बीच में मीडियन है, और सबसे पीछे कौन है, मोड। तो मोड की सबसे कम वैल्यू होगी राइट स्क्यू में। याद कैसे रखना है आप, ये याद करने का मैं तरीका बताता हूँ कि कैसे आप याद रख सकते हैं। देखिए मीडियन हमेशा बीच में रहेगा, मीडियन बीच में, अच्छा इसमें तो तीनों इक्वल हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मीडियन हमेशा हमारा क्या रहेगा, बीच में रहेगा। ठीक है, फिर आप ये देख लीजिए कि ये जो फैली हुई साइड है ये हमारी कौन है, मीन है, तो मीन इसमें इस साइड आएगा। और ये जो टॉप पॉइंट है, कर्व का टॉप पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, मोड। इधर कर्व का टॉप पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, मोड, और ये फैली हुई साइड कौन रहेगा, मीन। देखो अब मैं सारी चीज़ें ड्रॉ करके बताता हूँ कि कैसे एक होगा। जैसे कि मान लो कि मैंने ये एक जो है ऐसे इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये राइट स्क्यू है या लेफ़्ट स्क्यू है, वो तो आपको चलो पता कर भी सकते हैं, बट कैसे इसमें पता करना है। सबसे बीच में तो हमेशा कौन रहेगा, सबसे बीच में तो हमारा मीडियन ही रहेगा, ठीक है। फिर ये सबसे बीच में हमने कौन बना दिया, मीडियन बना दिया। ये जो फैली हुई साइड है यहाँ पे हमारा मीन रहेगा, और ये जो टॉप वाली साइड है यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, मोड। तो मोड आगे हो जाएगा और मीन पीछे हो जाएगा, और ये इस टाइप का। और आप देख रहे हैं फैली हुई साइड लेफ़्ट में है, तो ये डाटा हमारा कौन सा है, लेफ़्ट स्क्यू डाटा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए में, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, जैसे कि एनडीए 2022 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी कर्व अज्यूमिंग यूनी मॉडल कोरस्पॉन्डिंग टू द डाटा ऑब्टेन इन एन एक्सपेरिमेंट इज स्क्यूड टू द लेफ्ट, स्क्यूड टू द लेफ्ट। तो लेफ्ट स्क्यूड डाटा के बारे में बात चल रही है। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम हेयर। तो
लेफ़्ट स्क्यू डाटा हमारा किस टाइप से बनेगा, लेफ़्ट स्क्यू हमारा लेफ़्ट में ज़्यादा फैला हुआ होना चाहिए और राइट में जो है एकदम से ट्रू होगा। देखिए ये जो है लेफ़्ट स्क्यू डाटा है। अब इसमें क्या होने वाला है हमारे पास, इसमें हमारे पास होने वाला है कि हमें ये देखना है कि मीन मीडियन मोड में कौन ज़्यादा होगा। बीच में तो हमारे पास मीडियन ही आने वाला है, ठीक है। और ये जो टॉप पॉइंट है यहाँ पे हमारा कौन रहने वाला है, मोड रहने वाला है। और यहाँ पे फैली हुई साइड में कौन रहने वाला है, मीन रहने वाला है। और बीच में कौन रहने वाला है, मीडियन रहने वाला है। तो मोड आगे आएगा इस टॉप पॉइंट की तरफ और मीन पीछे आएगा। तो इस ऑप्शन को आप मैच कर सकते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम जो है अपना मेन टास्क पे आ जाते हैं, जिसके लिए हम ये स्टैट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और वो है हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा। डाटा की एक सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करना है और वो 3 तरीके से मेजर करेंगे, मीन, मीडियन और मोड। अगेन मीन हमारा 3 अलग अलग टाइप का 3 मीन पढ़ने वाले हैं। पहला अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। ये सेंट्रल टेंडेंसी समझ लेते हैं एक बार, क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो बहुत सारी वैल्यूज़ किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती हैं, ठीक है। कि मान लो हमने कोई टेस्ट लिया, ठीक है, क्लास में हमने टेस्ट लिया और हो सकता है बहुत सारे बच्चों के मार्क्स, सबसे ज़्यादा बच्चों के मार्क्स 7 के आसपास आए हैं, आउट ऑफ 10 7 के आसपास आए हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि टेस्ट टफ था तो ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स 4 के आसपास आए हैं, ठीक है। किसी के 3.5 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 4.5 हैं, ठीक है। 4 के आसपास सबसे ज़्यादा बच्चों के टेस्ट नंबर आए हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि अ सेंट्रल टेंडेंसी of data is a value which gives us general idea where data points are centered। जहाँ पे जिसके आसपास डाटा पॉइंट्स जो है, हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको डाटा पॉइंट्स भी बोल देते हैं। तो वो किस वैल्यू के इर्द गिर्द ज़्यादा झुंड में इकट्ठे हो रखे हैं, तो वो वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ को हम मेजर करना चाहते हैं। वो 3 अलग अलग तरीके से मेजर की जा सकती हैं, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। चलिए सबसे पहले जाता है हमारा मीन, और मीन में सबसे पहले हमारा जाता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने आपको 3 टाइप के डाटा बताए थे, अनग्रुप डाटा, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा और कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। और मैंने कहा था इन तीनों के लिए ही हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन हम किसके लिए कैलकुलेट करने वाले हैं, अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अनग्रुप डाटा में क्या होगा, आपके पास ऑब्जर्वेशंस होंगी, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होंगी सारी, ठीक है। तो हमारे पास लेट से हमने कह दिया x1, x2, x3, xn हमारी क्या है, n ऑब्जर्वेशंस है, n डाटा पॉइंट्स हमारे पास, या n डाटा एंट्रीज हैं, ठीक है। n बच्चों के हमने मार्क्स रिकॉर्ड कर लिए, या n बच्चों के हमने हाइट रिकॉर्ड कर ली, या n स्टूडेंट्स के हमने जो है वेट रिकॉर्ड कर लिया, उनकी एज रिकॉर्ड कर ली, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वहाँ से मीन कैसे निकलेगा, मीन भाई देखो एवरेज हम शायद 4th 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, उन सबको ऐड कर देंगे आप, ठीक है, उन सबको ऐड कर देंगे सभी डाटा को, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, उसको आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। भाई अगर मैं आपको इन 5 नंबर्स का मीन निकालने को बोलूं तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे और कितने से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा बच्चे फॉर्मूले को देख के घबरा जाते हैं जब फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को समझेंगे कि इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। भाई देखो समेशन का जो ये मतलब होता है, समेशन का मतलब होता है जब हम बहुत सारी चीज़ों को ऐड करते हैं तो उसको शॉर्ट में ऐसे समेशन करके लिख देते हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है i इज इक्वल टू 1 से लेके n, और आगे लिखा हुआ है xi। इसमें मतलब है कि समेशन के आगे जो कुछ भी लिखा है उसमें जहाँ जहाँ पे भी i होगा, i की वैल्यू एक बार 1 पुट करो, प्लस उसी एक्सप्रेशन में i की वैल्यू एक बार 2 पुट करो। तो इस तरीके से
आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, प्लस फिर से ये एक्सप्रेशन लिखेंगे आई की वैल्यू 2 के साथ, प्लस फिर से ये एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखेंगे 3 के साथ, और प्लस 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 जो है एक्स एन, और इसके साथ में लगा हुआ है 1/n। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मीन का जो फॉर्मूला है, अच्छा जो मीन का सिंबल है वो क्या है, एक्स बार। तो मीन का जो फॉर्मूला है वो समेशन एक्स आई की वैल्यू 1 से लेके n और डिवाइडेड बाय n, या कई बार आपको इससे भी शॉर्ट में लिखा हो सकता है मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय n। वो ये भी नहीं लिखते हैं, कई बार हम इसको भी स्किप कर देते हैं क्योंकि वो जाहिर सी बात होती है आई की वैल्यू 1 से n तक ही जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल सकता है और आपको समझना भी चाहिए और याद भी होना चाहिए कि मीन का फॉर्मूला क्या है। चलिए, अच्छा इनका मीन निकाल लीजिए, क्या मीन आएगा इनका। ये 3 फॉर्मूले हैं, मैंने शायद कहीं ना कहीं पहले भी मेंशन किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अब इनको याद करने का टाइम है क्योंकि अब से आगे इनके बिना काम नहीं चलेगा। पहला फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो 1 + 2 + 3 + n, इनका फॉर्मूला क्या, समेशन n करके भी लिखा जा सकता है। इसको शॉर्ट में, इसी चीज़ को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, समेशन n करके भी लिख सकते हैं। और इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स यानी कि समेशन 20 अगर मैं बोलूँ, यानी कि 1 + 2 + 20, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 20, n की जगह 20, और 20 + 1 21 और डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो 10 × 21 यानी कि 210 जो है इसका सम आ जाएगा कि किसका, 1 से लेकर 20 नेचुरल नंबर्स तक का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा कहता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसको कैसे लिख सकते हैं, वही ये कहता है पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, उनका स्क्वायर करना है n नेचुरल नंबर्स का सभी का, और फिर उनको ऐड करना है, स्क्वायर्स का सम। ठीक है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 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 n स्क्वायर, और इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, समेशन n स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। और लास्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो 1 क्यूब 2 क्यूब n क्यूब, इसको शॉर्ट में समेशन n क्यूब लिखा जा सकता है। ये जो पहले वाला था ना, इसी का स्क्वायर कर दो, तो n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इस पहले वाले का ही स्क्वायर कर दोगे तो क्यूब वाले का फॉर्मूला बन जाएगा आपको। तो देखो, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ ये फॉर्मूला सब बच्चों को याद होता है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो थर्ड वाला। तो जो नया फॉर्मूला है थोड़ा सा, वो बस आपके लिए सेकंड वाला फॉर्मूला है, इस पे फोकस करिएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन कहता है लेट x बी द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड y बी द स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ध्यान से पढ़ना इन स्टेटमेंट को और फिर देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। पहली स्टेटमेंट कहता है कि x जो है वो मीन है ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहले n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करना है, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 n स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा इन सब का सम। और इसका मीन निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे। तो अभी हम फॉर्मूला देख के आए थे, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाई 6, और इसको n से डिवाइड करना है तो n यहाँ पे आ जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, n + 1 × 2n + 1 और डिवाइडेड बाई 6। ठीक है,
ये हमारी y x की वैल्यू होगी। y क्या कहता है, y के बारे में कहता है y द स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। यानी कि पहले हमें मीन निकाल लेना है। पहले n नेचुरल नंबर्स का मीन क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो हो गया सम, और इसको n से डिवाइड कर देंगे, ये तो हमारा बन गया मीन। और अब इस मीन का करना है स्क्वायर, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, या ये कह सकते हैं कि n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो बाकी सब इरेज कर देते हैं और फिर सिर्फ हमारे जो काम की वैल्यू है उसको रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन में गिवन है कि x अपॉन वाई की जो वैल्यू है वो 55/42 है, तो हमें n ढूंढना है। तो x और y की जो वैल्यू आई है उनको रख देते हैं। तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इसकी वैल्यू जो है वो 55/42 है, ठीक है। तो अब इनको भी हटा देते हैं, इनका काम हो गया है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, a डिवाइडेड बाई b होल डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d जो है वो a d अपॉन बी सी हो जाता है, ये सबसे ऊपर चला जाता है और ये इसके साथ चला जाता है। तो यहाँ से जो है हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये हमारे किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है 55/42 के इक्वल है। यहाँ से देखिए एक n प्लस 1 जो है कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो सिर्फ एक ही बच जाएगी ब्रैकेट। 4 को हम कट कर सकते हैं, 2 2 4, 2 3 6, तो यहाँ पे हमें मिलता है 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 55/42। 3 को कट करेंगे तो यहाँ पे 14 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर आगे क्या होगा, 14 इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 28 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 55 इंटू n प्लस 1। यहाँ से हमें मिलेगा 56n प्लस 22 इज इक्वल टू 55n प्लस 55, और यहाँ से 56n माइनस 55n इज इक्वल टू 55 माइनस 22, यानी कि n की वैल्यू जो है 28 55 माइनस 28 जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस 8 7 और 4 माइनस 2 27। तो सी ऑप्शन जो है हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन जो थी वो सिर्फ यही थी कि x की वैल्यू जो है, x की जो वैल्यू है वो क्या है, मीन है किसका, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, और y की वैल्यू जो है वो क्या है, स्क्वायर है मीन्स ऑफ, x स्क्वायर्स का मीन है और y मीन का स्क्वायर है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझिए। नेक्स्ट टाइप का जो हमें मीन निकालना है वो कौन से टाइप के डाटा के लिए निकालना है, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए हमें मीन निकालना है। डिस्क्रीट ग्रुप टाइप का जो डाटा है वो इस तरीके से आपको प्रेजेंट हो सकता है कि वहाँ पे एक कॉलम आपके पास होगा ऑब्जर्वेशंस का, जिसको हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके सामने एक कॉलम होगा, उसमें हम क्या लिखेंगे, हर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे fi, ठीक है। तो इसका जो मीन निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, तो एक हम नया कॉलम तैयार कर लेंगे fi xi, ठीक है। fi xi जो है वो कॉलम किस तरीके से तैयार होने वाला है कि इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो 15, ये 3 4 12, ये 7 2 14, और ये 4 1 4, और ये 6 3 18। यहाँ पे इस कॉलम का सबका सम कर लेंगे, जिसको हम क्या बुलाते हैं, समेशन fi xi, ठीक है। अगर इसका हम सबका सम करें, 15 और 12 27, और 14 41, और 4 45, और
1863। ठीक है, तो इसका हमने सबका सम कर लिया 63 और इनका भी सबका सम कर लीजिए। ठीक है, और इस कॉलम को यहाँ पे ऐड कर लीजिए जिसको हम क्या बुलाएंगे, समेशन एफ आई। देखो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम समेशन एफ आई और एफ आई एक्स आई वाले का सबका सम एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई। इनका सबका सम करेंगे तो हमें मिलेगा 7, 3, 10 और 3, 13। मीन का जो फॉर्मूला है डिस्क्रीट टाइप के ग्रुप के डाटा के लिए वो क्या रहने वाला है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो यानी कि 63/13 जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ठीक है, देखो तरीका तो इतना है, अगर आपको डायरेक्टली याद है या पता है तो इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया सर ने, तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करना चाहूँगा कि क्यों ऐसा हुआ। देखो ये डाटा का मतलब क्या है, इस डाटा को अगर मैं अनग्रुप्ड करके लिखना चाहूँ, अनग्रुपिंग करूँ इसकी, तो कैसे लिखूँगा, मेरे को 5 कितनी बार लिखना पड़ेगा, मेरे को 5 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। मेरे को 3 कितनी बार लिखना पड़ेगा, मेरे को 3 जो है 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 7 कितनी बार लिखना पड़ेगा, मेरे को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 4 जो है मेरे को 1 टाइम और फिर 6 जो है मेरे को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अब इसका मीन हम कैसे निकालना सीख के आए हैं, इसका मीन हमने अभी इस अनग्रुप्ड वाले तरीके से क्या निकाला था, सभी ऑब्जर्वेशंस का सम करेंगे और उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n से डिवाइड करेंगे। तो देखो मेरे को ये सारे ऐड करने हैं, तो क्यों ना मैं 5 को 3 टाइम ऐड करने के बजाय 5 को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इन तीनों को ऐड करो या उसकी फ्रीक्वेंसी 3 से मल्टीप्लाई करो 15 और फिर बाद में उनको ऐड करो, तो बात तो एक ही है। तो इसलिए हमने सबको ऐड किया। 3 को मेरे को 4 टाइम्स ऐड करना है, तो 3 को उसकी फ्रीक्वेंसी 4 से ऐड करके 12 लिख देंगे हम। 7 को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके 14 लिख देंगे। 4 एक ही बार है तो 4 एक ही बार आ जाएगा। 6 2 बार है, सॉरी 6 3 बार है तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब इन सब का ऐड वही तो आएगा जो समेशन एफ आई एक्स आई में हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n से करना होता था हमें। डिवाइड बाय किससे करना होता था, n से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे पता चलेगा, ये 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, ये 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, ये 7 कितनी बार आया है 2 बार, ये 4 कितनी बार आया है 1 बार और ये 6 कितनी बार आया है 3 बार। तो अगर फ्रीक्वेंसीज का ही सम कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बारे में n की वैल्यू पता चल जाएगी। तो बेसिकली वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे सोल्व करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो क्लियर कट बात ये है कि आपको डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है समेशन एफ आई एक्स आई। आपको टेबल 2 टेबल दी जाएंगी, एक में एक्स आई होगा एक में एफ आई होगा। तो आप अपनी तरफ से एक नया कॉलम तैयार कर लेंगे एफ आई एक्स आई का, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, इधर प्रोडक्ट लिख देंगे सबका, इधर इनको ऐड कर देंगे जिसको हम क्या बुलाते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई। इधर इनको ऐड कर देंगे जिसको हम क्या बुलाते हैं, समेशन एक्स आई। इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड करके हमें मीन मिल जाएगा। चलिए, कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा का जो फॉर्मूला है कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बल्कि यही फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, समेशन एफ आई एक्स आई। ठीक है, और डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। देखो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है तो इसको ऐड करके समेशन एफ आई मिल जाएगा। ये कितना है, 7 3 10 13, तो 13 ही है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें निकालना है यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम कौन सा, समेशन एफ आई एक्स आई, लेकिन यहाँ पे एक्स आई नहीं है। कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा में हमारे पास एक्स आई नहीं है, तो एक्स आई कहाँ से निकालेंगे हम। एक्स आई हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एक हमें पहले एक्स आई भी चाहिएगा, उसके बाद ही हम एफ आई एक्स आई निकाल पाएंगे। एक्स आई कहाँ से मिलेगा, याद कीजिए एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क होता है, और क्लास मार्क क्या होता है, मिड पॉइंट होता है किसका, इंटरवल्स का। ठीक है,
तो 0 से 10 का मिड पॉइंट जो है वो हमारे एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी। हर क्लास का जो मिड पॉइंट होगा, जो क्लास मार्क होगा, वो हमारे एक्स आई की वैल्यू रहेगी। यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, 35 और 45। फिर उसके बाद अपना वही पुराना तरीका है। हमें क्या क्या करना है, हमें सबसे पहले निकालनी है एफ आई एक्स आई की वैल्यू। वो कैसे निकलेगी, इनको मल्टीप्लाई करके 15, ये 60 हमारा, ये 50 हमारे पास, ये 35 हमारे पास, और ये हमारे पास 135। इनको सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें समेशन एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। ठीक है, और फिर हमें मीन कैसे मिलेगा, समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू जो भी आई है डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई की वैल्यू। ठीक है, तो आप इन सबको ऐड करके यहाँ पे देख लीजिए क्या वैल्यू आई है, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। 13 जो आया है उसको हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट कर सकते हैं और हमारा मीन का वही फॉर्मूला रहेगा। प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि अभी हमारे पास एक्स आई नहीं था, यहाँ पे इसमें हमारे पास जो है एक्स आई डायरेक्टली प्रेजेंट था। ये जो है एक्स आई हमारे पास डायरेक्टली प्रेजेंट था किस टाइप के डाटा में, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा में। लेकिन कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में हमारे पास क्लासेस हैं, वहाँ से एक्स आई कैसे मिलेगा, मिड पॉइंट के थ्रू मिलेगा हमें। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अर्थमेटिक मीन इज़ डिपेंडेंट ऑन चेंज इन ओरिजिन। पहली बात तो आपने ये टर्म शायद पहली बार देखी होगी, चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या है। देखिए, अगर हमारे पास कोई डाटा है, लेट्स से x1, x2, x3 और लेट्स से xn, और इसका जो मीन है वो कितना है, x बार। अगर मैं अपने इस डाटा में कुछ प्लस करता हूँ या कुछ माइनस करता हूँ, जैसे कि मैंने x1 में से अगर कुछ प्लस किया k, इसी तरीके से x2 में से कुछ प्लस किया k, इसी तरीके से x3 में से कुछ प्लस किया k, और इसी तरीके से फिर मैंने xn में से भी कुछ प्लस किया k, तो मेरे मीन में कितना फ़र्क आएगा। पुराना मीन मेरा जो था x बार है, अब न्यू मीन क्या होगा। ठीक है, न्यू मीन जो है वो भी चेंज हो जाएगा, और वो कितना चेंज होगा, अगर पुराना मीन x बार था और हर ऑब्जर्वेशन में मैंने k ऐड किया है तो मीन में भी k ऐड हो जाएगा। पुराने डाटा का मीन अगर x बार है तो जहाँ पे मैंने हर डाटा में हर एंट्री में मैंने k ऐड किया है तो मेरे मीन में भी k ही ऐड हो जाएगा और इसमें भी चेंज होगा। तो ये लाइन कहती है कि, और सेम माइनस के लिए है, सेम किसके लिए है, अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे मीन में से भी क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नोट करने लायक बात ये है, चेंज इन ओरिजिन का मतलब होता है या तो प्लस करना या माइनस करना। प्लस ऑपरेशन या माइनस ऑपरेशन को चेंज इन ओरिजिन बोला जाता है या शिफ्ट इन ओरिजिन बोला जाता है। चेंज इन ओरिजिन की जगह कई बार आपको इस वर्ड की जगह शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है। तो ओरिजिन को शिफ्ट करने का मतलब है आपने डाटा में कुछ ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कहता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर आप कुछ प्लस माइनस करते हैं तो मीन में भी कुछ चेंज होगा, और कितना चेंज होगा, उतना ही चेंज होगा जितना आपने डाटा में चेंज किया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, इसका जो मीन है वो हमारे पास 3 है, कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, अगर मैं इसमें सब में जो है 5 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, +5 +5 +5 कर देता हूँ, तो मेरा डाटा क्या बनेगा, 6 7 8 9 और 10। इसका जो मीन है वो कितना हो जाएगा, पुराना मीन +5, यानी कि इसका जो मीन है वो 10 आएगा, और आप इसका जो मीन है वो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इसका जो मीन है वो कितना हो जाएगा, 8, और आप इन सब का मीन कैलकुलेट करके देख लीजिए, 8 ही आने वाला है। अपने किसी भी तरीके से इनका मीन कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कहता है कि हमारा अगर डाटा कोई ये है x1 x2
और डैश 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 एक्स एन, और लेट से उसका जो मीन है एक्स बार है। तो अगर आप चेंज इन स्केल करते हैं, और चेंज इन स्केल का मतलब है कि या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। अगर आप स्केल को शिफ्ट कर रहे हो या उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो उस पर भी वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा का मतलब क्या है, उतना ही चेंज होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, और कितना चेंज होगा उतना ही चेंज होगा। अगर मान लो मैंने इसमें के मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह, तो मेरे मीन में भी के मल्टीप्लाई हो जाएगा पुराने मीन में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरा मीन 1 2 3 4 5 है तो इसका मीन कितना है, इसका मीन है 3। अगर मैं इन सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 10 20 30 40 और 50, तो इसका मीन भी कितना हो जाएगा, 3 × 10 दैट इज़ 30। ठीक है, तो डाटा में आप प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, चेंज इन ओरिजिन करते हैं यानी कि प्लस माइनस, चेंज इन स्केल करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो आपका अर्थमेटिक मीन डिपेंड करता है इस ऑपरेशन पे। आपने क्या मल्टीप्लाई किया है उससे, उस पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्या ऐड किया है उसका फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, चारों पे कितना फ़र्क पड़ेगा, एग्जैक्टली उतना ही फ़र्क पड़ेगा जितना आपने प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस क्लास का। हम लास्ट क्वेश्चन यही रखने वाले हैं, फिर हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये कहता है मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज़ 5.5। हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो 10 है और उनका मीन कितना है, 5.5। अब क्वेश्चन कहता है कि ईच ऑब्जर्वेशन इज़ मल्टीप्लाइड बाय 4। हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 x3 डैश 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 और x10, सबको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 44, और सबको 44 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 44 माइनस 4x1, 44 माइनस 4x2, 44 माइनस 4x3 और 44 माइनस 4x10। तो मीन कितना होगा इस डाटा का, इस नए डाटा का मीन कितना होगा। भाई अगर पुराने डाटा का मीन 5.5 है तो उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 44 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसका आंसर क्या आएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मीन पढ़ा। अभी हमने तीनों टाइप के डाटा का मीन पढ़ लिया है। कौन कौन सा, अनग्रुप्ड, ठीक है, फिर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इनकी, मीन की, और फिर हम जो है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन यू कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।